हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा अक्सर यानी कि आप यकीन मानिए कि 10 साल अगर क्वेश्चन आए हैं तो उसमें 9 साल क्वेश्चन वहां से आते ही आते हैं। ऐसे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बस आपको करना ही है कि आप अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठिए और कॉपी पे जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा सारे के सारे आप नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करते रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों को चैनल से जोड़िए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज अपना सेकंड लेक्चर जो महाक्रैश कोर्स हमने शुरू किया है 15 सितंबर टू 30 दिसंबर 30 दिसंबर तक आपको 100 लेक्चर के अंदर आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए आज हम सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग को पढ़ना है जो कल जो लेक्चर पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे माय डियर उसमें पढ़ रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के क्या गुण होते हैं। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि आवेश के 2 गुण लिखिए, या अलग से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं या क्वांटमीकरण क्या होता है। तो क्वांटमीकरण वाला टॉपिक हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो टोटल चार्ज Q इजकल टू N इंटू ई होता है। N क्या है? संख्या है, नंबर 2 4 5 10 20 इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? तो बोला चार्ज करने के लिए किसी बॉडी को या तो इलेक्ट्रॉन आप दीजिएगा या तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। अगर बॉडी को इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सब बातें हमने कल पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। चलिए बिना समय गंवाए आज अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज है, जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों का योगात्मक गुण। योगात्मक नाम ही से पता चल रहा है, ऐड कर देना, योग मतलब जोड़ देना, जोड़ सकते हैं भाई। मतलब अगर किसी वस्तु में अगर आपका 4-5 चार्ज है और आपको टोटल चार्ज चाहिए तो क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यही है। तो बोला कैसे जुड़ रहे हैं, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है। आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसी गुण की वजह से आवेश एक अदिश राशि है। इसी गुण की वजह से अगर हमको उस पर टोटल चार्ज निकालना है किसी वस्तु पे तो जितना भी चार्ज होगा सब चार्ज को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, 200 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है सबको जोड़ दीजिए, टोटल चार्ज हमारा मिल जाएगा। तो वो परिभाषा आपने लिख रखा है, द चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज अल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेज, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ हिंदी में आवेशों के यहाँ पे आप लिख लेंगे नीचे में बीज गणितीय, हिंदी में लिखा है आवेश क्या होता है? सदिश राशि होता है। अतः किसी भी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित, उस पदार्थ में उपस्थित जितने भी आवेश होंगे उस सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब समझते हैं, अलजेब्रिक समेशन का मतलब ये हुआ कि साइन उसका साथ साथ आपको लेकर के चलना होता है। मतलब अगर कोई प्लस लिखा है कोई माइनस लिखा है तो प्लस और माइनस जहां है सबको साइन, मतलब अगर कहीं पे -2 लिखा है, कहीं +2 लिखा है, कहीं +4 लिखा है, कहीं -3 लिखा है, मैं बोलूँगा इसको जोड़िए तो आप जोड़ने का मतलब सिर्फ है कि 2 2 4 4 8 3 11 हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं बीजगणितीय जोड़ कीजिए, अलजेब्रिक समेशन आप कीजिए, ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा का मतलब है कि साइन कन्वेंशन आपको नहीं छोड़ना है, साइन लेके चलना है। अगर आपको इसको बीजगणितीय रूप से जोड़ना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, सब साइन लेके चलना पड़ेगा। बोला -2 को +2 में जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और +4 में -3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, +1, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा 1। और अगर खाली जोड़ने के लिए बोलते तो आंसर आता 11। तो ये बात आप समझिए, अलजेब्रिक का कुछ अर्थ होता है, वरना ऐसे नहीं लिखा जाता है इसको। तो चलिए ये हो गया हमारा योगात्मक गुण। जो तीसरा नंबर गुण होता है, थर्ड नंबर माय डियर जो गुण है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, संरक्षण
सिद्धांत, यानी कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कहेगा, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई अगर कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम का चार्ज, किसी सिस्टम का चार्ज माय डियर, किसी सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। जिस तरह से आप शुरू से पढ़ते आए होंगे बचपन से, ना तो ऊर्जा आप बना सकते हैं ना ऊर्जा खत्म कर सकते हैं, जस्ट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक रूप से एक दूसरे रूप में, एक वस्तु से दूसरे रूप में जैसे आप एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से चार्ज यानी कि आवेश भी हम ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमें चार्ज क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। बोला चार्ज का ट्रांसफर कैसे का होने का क्या मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। मैं बार बार बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन से सारी चीजें रिलेटेड है। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसका, वो क्या बोल रहा है कि किसी सिस्टम का आवेश क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना कि किसी इंडिविजुअल बॉडी का। हमेशा मैं बता रहा हूं, दुनिया में कोई भी संरक्षण सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया जाएगा, उसमें एक वस्तु एक बॉडी की बात नहीं की जाएगी, आपसे एक सिस्टम की बात की जाएगी जिसमें कई सारी बॉडी हो सकती हैं। मतलब ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में दो बॉडी है। इस सिस्टम में कितनी बॉडी हैं, दो बॉडी, बॉडी ए नंबर और ये बॉडी बी, दो बॉडी हैं। ठीक, इसके पास मैं बोलूँगा 10 कूलम है और इसके पास 5 कूलम चार्ज है। तो बोला ठीक है, ये दोनों पहले, ये दोनों अलग अलग हैं और ये कोई हमारा सिस्टम है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है। हिंदी में सिस्टम को निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। तो ये सिस्टम में ए और बी दो वस्तु थी, इसके पास 10 कूलम, इसके पास 5 कूलम चार्ज। तो हमने ये पहले कंडीशन दी, टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में, सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, बोला 15 कूलम चार्ज। ठीक, 10 इसके पास 5 इसके पास, टोटल कितना हो गया, 15 कूलम। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को आपस में रगड़ दीजिए, टक्कर करा दीजिए। तो जब दोनों को आपस में रगड़ दीजिएगा, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, जब रगड़ देंगे तो हो सकता है इसका जो चार्ज है वो 9 कूलम हो जाए और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 6 कूलम। इसका चार्ज घट जाएगा तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा। कब, जब दोनों को रगड़ेंगे तब, फ्रिक्शन कराएंगे तब। तो दोनों को जब रगड़ा हमने, तो रगड़ने पे इसका 1 कूलम चार्ज घट गया तो वो चार्ज कहाँ चला गया, इसके पास, इसका 1 कूलम चार्ज बढ़ गया। तो अब बताइए माय डियर, अब कितना चार्ज है, अब कितना चार्ज है इस सिस्टम में, बोला अभी भी माय डियर 15 कूलम ही है। 9 कूलम इसका, 6 कूलम इसका, कितना हो गया, 15 कूलम चार्ज अभी भी है। तो मतलब दोनों को रगड़ने से पहले भी 15 ही कूलम था और दोनों को रगड़ने के बाद भी इस सिस्टम में क्या है, 15 ही कूलम ही। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि चार्ज 10 कूलम से 9 कूलम हो गया है और इसका 5 से 6 हो गया है। मतलब इसका चार्ज घट गया है और इसका चार्ज बढ़ गया है, इसका घट गया है और इसका बढ़ गया है। तो एक जो अलग अलग वस्तु होती है, अलग अलग बॉडी होती है, उसका चार्ज कंजर्व नहीं है। भाई इसका चार्ज कहाँ कंजर्व है, इसका तो कम हो गया, 10 से 9 हो गया और इसका 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो किसी एक इंडिविजुअल बॉडी का चार्ज कंजर्व नहीं होगा, एक पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व होगा। इन सिस्टम में ये दोनों बॉडी थी, तो टकराने से पहले, कोलिजन से पहले इनका कितना था, 15 कूलम, और दोनों जब रगड़ दिया दोनों को, उसके बाद में कितना हो गया, तब भी 15 कूलम। भले इसका कम हो गया और इसमें चला गया, लेकिन है तो इस सिस्टम में। सिस्टम मतलब मान लीजिए घर, एक रूम में 2 आदमी हैं, इसके पास 10 इसके पास 5, दोनों को रगड़ा तो क्या हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 6 हो गया। तो इस रूम में तो अभी भी 15 कूलम ही है ना, इस रूम से बाहर नहीं गया। तो इस रूम का चार्ज बोलेंगे कंजर्व रहा। तो ये रूम हमारा सिस्टम है। तो हमेशा कोई भी कंजर्वेशन लॉ एक सिस्टम, एक पार्टिकुलर सिस्टम के लिए लागू होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझने के लिए है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज माय डियर, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो आपको अगर इसका लिखना है तो 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं इसमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। ये वाला ऊपर वाला मैं मिटा दूंगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लिखेंगे इसमें, द चार्ज
इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed, it only transform from one body to other body of a system. So charge is always conserved for a system. इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये लिख लेंगे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, पर बेहतर होगा आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख लेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे बोल रहा हूँ, लिख लेंगे, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है या विनाश किया जा सकता है। न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर या स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। अतः किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो माय डियर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आगे से मैं कोशिश करूंगा और हिंदी लिखने के लिए, पर इसका डेफिनेशन जो है आपको मैंने बोला आप लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का आपको पता है, तो भाई ऊर्जा की जगह पे जहां जहां ऊर्जा होता है वहां आवेश कर लीजिए, बात खत्म। ठीक, तो ये हो गए प्रॉपर्टीज। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स कि आवेशों के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया है माय डियर। तो अब चलते हैं अगले बात की ओर। अब जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स? वो टॉपिक है आपका क्या? मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब आप चार्जिंग कैसे करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। जस्ट ये समझने के लिए टॉपिक है कि आवेश कैसे किसी वस्तु के ऊपर आता है, कौन से तरीके से आता है, वो है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दिक्कत होगा ही होगा। इसीलिए इसे समझना, इस टॉपिक को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसी का एक मेथड जो है वो काम आता है, इसीलिए हमें इसे पढ़ना है। तो जो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग होता है वो होता है फ्रिक्शनल मेथड। वो क्या होता है? फ्रिक्शनल मेथड, घर्षण विधि। पहली जो विधि है आवेश करने की, आवेश उत्पन्न करने की, वो क्या है? फ्रिक्शनल मेथड, घर्षण विधि है। तो बोला कैसे करेंगे, नाम ही से पता है, घर्षण करवा देंगे। घर्षण कराने से क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है। देखेंगे जरा, ये कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है बी। एक्चुअली में ना ये सब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, यहीं से आया था। ये जो रगड़ने से ही इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था, चाहे थेल्स ने किया हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया हो, इन लोगों के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, चार्ज का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। चार्ज दो तरह के होते हैं, ये सब बातें भी जनरेट हुई इसी टॉपिक से। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो एक्चुअल में जो शुरुआत हो रही है ना, वो इसी टॉपिक से होती है, घर्षण विधि से होती है, फ्रिक्शनल मेथड से होती है। क्या है कि दो बॉडी है ए और बी, दो क्या है? दो बॉडी है ए और बी, अलग अलग कोई बॉडी है। ठीक, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों कैसी बॉडी हैं? अलग अलग बॉडी हैं, इनको आपस में रगड़ते हैं।
फ्रिक्शन कराते हैं, रब करवाएंगे। तो इन दोनों बॉडी को जब आपस में रगड़ते हैं माय डियर, जब रगड़ते हैं, रगड़ने को हम लोग रब्ड बोल रहे हैं, रबिंग बोलेंगे, रब्ड बोलिए। और जब रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये देखा गया कि जब कोई दो अलग अलग वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरी वस्तु में माय डियर हो जाता है। तो अब किससे किस में जाएगा वो हमको नहीं पता है या ना किसी को पता, ये उस मटेरियल डिसाइड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। इस ए की प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये जो बॉडी है आपका ए को जब बी से रगड़ेंगे तो हम मान लेते हैं कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रगड़ने की वजह से क्या कर दिया, बी को दे दिया, बी को क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। मैंने अभी आपको बताया आवेश संरक्षण सिद्धांत में ये आवेश क्या होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो वही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या मतलब है, आवेश उत्पन्न होना। तो वही चार्जिंग हम बताते हैं। जो नॉर्मल केस है, न्यूट्रल कंडीशन होती है, उसमें हमेशा क्या होता है, चीज़ें बराबर होती हैं। जरा समझेंगे कि जो ए है वो ए के पास हम मान लेते हैं ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बी के पास भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन था, 10। ठीक, और ए के पास पॉजिटिव कितने थे, 10, और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज कितने थे, 10। ये समझने के लिए चीज़ें मैं लिख रहा हूं, यानी कि 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव, इसके पास भी 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव। अब जैसे दोनों को रगड़ा वैसे रगड़ते ही क्या होगा, ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया। तो अब बताइए, अब ए की कंडीशन कैसी हो गई, ए के पास का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास अभी 10 पॉजिटिव बचा है और निगेटिव कितना हो गया, 9। 10 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बच गया, 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव तो उतना ही है ना, उतना ही रहेगा प्रोटॉन। अब जो है बी के पास क्या कंडीशन होगा ये माय डियर, ये देखेंगे बी के पास 10 पी तो था ही, पॉजिटिव था ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 था, पर एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ गया है, तो इसके वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी जरा देखेंगे माय डियर, जैसे आप बॉडी को रगड़ रहे हैं, एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, और जैसे ट्रांसफर हुआ है आप क्या देख रहे हैं कि इसके पास 10 प्लस और 9 माइनस का, यानी इसके पास एक क्या होगा, प्लस ज्यादा हो गया। यानी एक प्लस ज्यादा होते ही इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, प्लस ज्यादा है तो प्लस चार्ज आ गया। इस बॉडी के साथ देखेंगे बी के साथ, बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए 10 प्लस का 11 माइनस का है, तो 10 माइनस से 10 प्लस कैंसिल हो जाएगा, पर एक माइनस तो बच जाएगा, एक माइनस बचेगा, यानी इस बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है माय डियर। यही है फ्रिक्शनल मेथड, कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में चला जाता है, और ऐसा होते ही जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। यही फ्रिक्शनल मेथड में आपको जानना है, यानी कि फ्रिक्शनल कभी भी दो बॉडी को रब करवाएंगे, चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर होने से क्या होगा, दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। देखिए इसने चार्ज छोड़ा है इलेक्ट्रॉन और इसने लिया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चार्ज हो गया, ये नहीं हुआ, दोनों ही चार्ज हुए हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, दोनों ही बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा। और पहले दोनों क्या थे, अनावेशित थे, पहले 10 प्लस 10 माइनस, यहां 10 प्लस 10 माइनस, पहले दोनों अनावेशित थे, लेकिन जैसे दोनों को रगड़ा तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो गया, डेवलप हो जाता है। यह है फ्रिक्शनल मेथड का कॉन्सेप्ट। बोला यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा हमारे लिए वो बता दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, कॉपी में चाहे तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं इसे मिटा करके लिख रहा हूं एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम्पल जस्ट क्या करना है माय डियर, आपको याद रखना है, वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक, वो एग्जाम्पल क्या है हमारे, देखेंगे वो एग्जाम्पल हमारा है, पहला एग्जाम्पल है हमारा ग्लास रॉड,
ये कोई क्या है, ग्लास रॉड है। ठीक, इस ग्लास रॉड को अगर आप क्या करते हैं माय डियर, रब करवाते हैं, किसके साथ, किसके साथ रगड़ते हैं, बोला सिल्क के साथ रगड़िए या आप ऊल के साथ रगड़िए, ऊन के साथ। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको इंग्लिश में ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्लास रॉड मैंने कांच का बना हुआ रॉड है कहीं, ठीक, और उसको हमने सिल्क के साथ या ऊन के साथ अगर रगड़ते हैं, रब करवाते हैं, तो क्या होता है माय डियर, ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, एक नहीं लिखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई कितना ट्रांसफर होगा। ग्लास रॉड से सिल्क में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो सिल्क पे कैसा चार्ज आएगा, तो सिल्क पे माइनस चार्ज आता है। ये एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल नंबर 1 माय डियर याद रखेंगे। जो दूसरा नंबर एग्जाम्पल है वो जो है वो प्लास्टिक का है। अगर ये प्लास्टिक का रॉड अगर इस प्लास्टिक के रॉड को हमने क्या किया, हेयर के साथ, बाल के साथ, या एनसीईआरटी किताब के हिसाब से कैट फर के साथ, बिल्ली के बाल या बिल्ली के खाल कह लीजिए, जो कह लीजिए, उसके साथ अगर आप रगड़ते हैं तो ऐसे केस में बाल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, किस में, आपको प्लास्टिक में। तो जब हेयर से, बाल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है माय डियर। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसी में जो ये ग्लास रॉड होता है ना, ये ग्लास रॉड के साथ साथ में आप यहाँ पे एग्जाम्पल में एम्बर भी लिख लीजिए। एक एम्बर हमारा पदार्थ होता है, एम्बर। तो अगर एम्बर हो, ग्लास रॉड लिखा हो या एम्बर हो, एम्बर वो अगर हो तो दोनों ही क्या हो, ये दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी, ग्लास रॉड और एम्बर के लिए। एक आपको सोने के जैसा चमकता हुआ धातु होता है एम्बर। विदेशों में इस एम्बर का क्या बनाया जाता है, गहने वगैरह काफ़ी बनते हैं, क्योंकि सोने के जैसा दिखता है तो गहने इसके काफ़ी बनते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर देखिए बचपन में देखे होंगे कि भाई बाल में से रगड़ा कंघी और कागज में चिपकाया, छोटे छोटे कागज में चिपक गया कागज, कैसे हो गया, बोला ऐसे ही हुआ है कि आपने जैसे कंघी किस चीज़ का बना होता है, बोला प्लास्टिक का, जैसे कंघी को रगड़ा बाल में, बाल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया कंघी में, कंघी कैसा हो गया, बोला निगेटिव चार्ज, कंघी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और जो हमारा पेपर होता है, पेपर, वो नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर मानते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, वो भी यहाँ पे याद रखना है। इसी से निकल के आया ये जो फ्रिक्शनल मेथड है ना, इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया क्या, कि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा, दूरी होगी, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा, लेकिन विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण होगा। प्लस और माइनस आकर्षित करेगा एक दूसरे को, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाएगा, रिपल करेगा। तो रिपल्सन किसके पास होता है, सेम चार्जेस में, और अट्रैक्शन किस में होगा, अपोजिट में। ये बात आपको याद है, मुझे लगता है लिखाने की जरूरत नहीं है कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, और प्लस प्लस में विकर्षण, और माइनस माइनस में भी विकर्षण। सेम चार्ज में क्या होता है, विकर्षण, और आपको डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ये कंसेप्ट यहीं से निकल के आया, और इसी कंसेप्ट के आधार पर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है। तो आप इसे लिख लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो माय डियर, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो इसी का हम लोग जो टाइप्स देख रहे हैं, वो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला हमने देख लिया, क्या देख लिया, फ्रिक्शनल मेथड देख लिया, घर्षण मेथड देख लिया। ठीक, जो दूसरा मेथड होता है वो होता है कंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है माय डियर, वो है आपका कंडक्शन मेथड, हिंदी में बोलते हैं चालन विधि। ठीक, दुनिया में कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कंडक्शन मेथड। ठीक, जस्ट टाइप्स है तो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं। ठीक, कंडक्शन का मतलब क्या है कि आप दो बॉडीज को आपस में टच करवा दीजिए,
एक कोई बॉडी था, एक कोई बी बॉडी था। दो बॉडी को जब आपस में टच कराते हैं, जस्ट टच, पिछले वाले केस में हमने रगड़ा था दोनों को, अब की बार रगड़ना नहीं है, जस्ट टच करवाना है। जैसे दोनों को टच करवाइएगा वैसे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए इस ए के पास 10 कूलम चार्ज था, अब बी के पास 2 कूलम चार्ज था, और जैसे दोनों को हम टच कराएंगे वैसे क्या होगा, ज़्यादा वाले से कम वाले में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर बाद में कितना हो जाएगा, दोनों के पास आपस में बराबर बराबर। यानी टच करवाने से पहले इसके पास 10 था, इसके पास 2 था, 2 कूलम था, लेकिन जैसे दोनों को टच करवा देंगे माय डियर तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए और बी में चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा। तो बराबर कैसे निकालेंगे, बोला 10 + 2 में 2 से डिवाइड करा दीजिए, भाई 2 ही गुना बॉडी है, तो 10 इसका 2 इसका 12, 12 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना, 6 कूलम। यानी कि टच करवाने के बाद ए के पास 6 कूलम, अब बी के पास भी 6 कूलम चार्ज हो जाएगा। ये बोलता है कंडक्शन मेथड। जस्ट आपको इतना ही समझना है, ठीक। अब जो थर्ड नंबर मेथड है वो हमारा थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा कैपेसिटर उस पर बेस्ड होता है। तो कैपेसिटर को जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो थर्ड नंबर है वो आप जल्दी से समझ जाइए। थर्ड नंबर का नाम है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण। इलेक्ट्रिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण, ये थर्ड नंबर है। तीसरा नंबर जो हमारा इसका मेथड ऑफ चार्जिंग का है वो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन का मेथड ऑफ चार्जिंग का थर्ड नंबर, ठीक। विद्युत प्रेरण, प्रेरित किया जाएगा, और प्रेरित करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए टच करवाना जरूरी नहीं होता है। जरूरी थोड़ा ना है किसी को देख करके आपके अंदर कुछ अच्छा करने का जगह, जो आप लड़ने थोड़ने गए उससे जस्ट देखे हो ना तो तुमसे दूरी है ना, है कि नहीं। मान लो तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा जग गई है आपके अंदर, तो किसी को देखा होगा कि भाई यार ये तो इतना पढ़ाई करता है, हमें भी पढ़ना चाहिए, तो देखा है ना, ऐसे थोड़ा उसे मारा पीट जा करके आपने किया, डिस्टर्ब जा करके आप पढ़ाई जगह है, देख के जगह है ना, दूर है। तो यही चीज़ है, आप इलेक्ट्रिक प्रेरण के अंदर इंडक्शन में क्या होते हैं, चीज़ें दूर होती हैं और फिर भी देख करके वो चीज़ें उसके अंदर क्या जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक इंडक्शन में क्या होता है कि एक वस्तु है, ये कोई बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। ये कैसी है, अनचार्ज। अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। मतलब इसको हम ऐसे मिटा करके ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे कुछ इस तरीके से बॉडी है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो क्या हो गया, प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो ये अनचार्ज बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, अगर हमें इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, आपसे बोला जाए कि ये अनावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, और इस वस्तु के ऊपर आप आवेश ला देना है, आवेशित कर देना है, इसको चार्ज कर देना है। तो ऐसा कंडीशन अगर है कि इसको चार्जिंग करना है, लेकिन कंडीशन लगा दिया गया कि आपको किसी दूसरी बॉडी से रगड़ना नहीं है, तो बोला चलिए नहीं रगड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तब हम उससे पूछेंगे कि बताइए सर कि आपको इसके ऊपर कैसा चार्ज लाना है, तो आप कहेंगे कि जो है हमें इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लाना है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए। तो बोला निगेटिव चार्ज लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, एक इसके पास में दूसरी बॉडी ला करके रख देंगे, लेकिन वो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज। यानी एक ऐसी बॉडी लेकर के आएंगे जिसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, सिर्फ क्या हो, पॉजिटिव। क्यों लेकर के आए पॉजिटिव वाला, क्योंकि इसके ऊपर हमको निगेटिव चार्ज लाना था, इसको ऋण आवेशित करना था, इस वस्तु को कैसा करना था, निगेटिवली चार्ज करना था, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हमको डेवलप करना था। तो निगेटिव अगर डेवलप करना है तो इसका उल्टा पॉजिटिव वाला चार्ज वाला बॉडी इसके पास ला करके रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे वैसे क्या होगा, अभी हम जाने हैं कि सेम चार्जेज के बीच में रिपल्सन और अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन। तो जरा देखेंगे क्या होगा कि जो इसमें प्लस माइनस चारों ओर फैला हुआ था,
अब इसके रखते ही क्या हो जाएगा कंडीशन, माय डियर, क्या कंडीशन हो जाने वाला है, ये देखिए क्या कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन ये हो जाएगा कि इसका सारा, इसके पास तो खाली प्लस है, ये क्या करेगा, इसके सारे माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। क्यों, अट्रैक्शन, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। तो फटाफट क्या करेगा, इसके सारे निगेटिव जो दूर दूर कहीं कहीं फैले हुए थे ना, सबको अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस वाले हिस्से पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज, जो ये निगेटिव चारों ओर फैला हुआ था, वो सब निगेटिव खींच के इधर आ जाएगा। और जो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव में रिपल्सन क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण विकर्षण होगा, तो उसको दूर भगा देगा। तो दूर भगाएगा तो सारा का सारा प्लस क्या हो जाएगा, इसके दूसरे हिस्से पे डेवलप हो जाएगा। जैसे ऐसा होगा, हम क्या कर देंगे, इस वाले साइड की अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तार से ज़मीन में उसको जोड़ देंगे, लगा देंगे। जैसे अर्थिंग करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूट्रलिफाई हो जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ज़मीन के अंदर ये सारा का सारा प्लस चार्ज यहाँ से गायब होकर ख़त्म हो गया, चला गया, वैसे इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, बोला ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। बोला जैसे अगर ये जब अर्थिंग के चलते प्लस चला चार्ज सारा अर्थिंग के अंदर चला गया, जमीन में चला गया, तो सिर्फ इसके पास निगेटिव ही ना बचा हो, तो क्या हो गया, निगेटिव बचा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि, क्या ध्यान देने वाली बात है कि सारा निगेटिव एक ही हिस्से पे है अभी। बोला क्यों है, क्योंकि आपने इस प्लस वाले को इसके पास बैठा के रखा है, जो उसको खींच के रखा है। तो बोला हम तो चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर ये माइनस पूरा चारों ओर फैल जाए, जैसे इसके पास प्लस चारों ओर फैला है, इसके ऊपर माइनस चारों ओर फैल जाए। तो बोला ठीक है, अब तो फैल जाएगा। कैसे फैल जाएगा, ये जो पकड़ के इसको रखा है, खींच के रखा है अपनी ओर, इसको भगा दीजिए। बोले कि जाओ तुम, तो ये वस्तु जाएगा इधर, भागेगा। जब इसको भगा दीजिएगा, आप हटा दीजिएगा, तो जैसे हटाइएगा माय डियर, तो ये तो चला गया, तो फिर इसको, इस माइनस को इस हिस्से पे पकड़ के रखने वाला कोई तो बचा नहीं, कोई तो है नहीं। फिर क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी ये माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के अंदर। इतनी कहानी कहने का मतलब सिर्फ एक ही शब्द है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, बॉडी अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है, बशर्ते जो अनचार्ज बॉडी है उसकी हमको अर्थिंग करनी पड़ती है। ये कुल मिला के फिनोमेना है इलेक्ट्रिक इंडक्शन का। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे, इसको आप कॉपी में क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस फोटो को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और इसके अंदर एक लाइन का डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा। कहानी लंबी चौड़ी है, जितना मैंने समझाया उस सब कहानी आप लिख सकते हैं, पर एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन इसको, इसके बगैर आप कैपेसिटर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसे आप कॉपी में उतार लेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इसमें मैं 2 लाइन में इसकी कहानी खत्म करके बस क्या करता हूँ, लिखा देता हूँ, ताकि आपकी कॉपी में थोड़ा जानकारी रहे, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, when an uncharged body is placed near to a charged body, then due to redistribution of electron, the uncharged body becomes charged। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, और इसको अब हिंदी में लिख रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे फटाफट लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं। जब किसी अनावेशित वस्तु को
आवेशित वस्तु के, यहाँ किसी लगा लीजिए, किसी आवेशित वस्तु के नज़दीक रखा जाता है तब इलेक्ट्रॉन के पुनः वितरण के कारण अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। इसी घटना को विद्युत प्रेरण कहा जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसे आप फटाफट नोट कर लीजिए। बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है हिंदी मीडियम के बच्चे वीडियो को रोक करके तुरंत लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है मेथड ऑफ चार्जिंग का। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर माय डियर। अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, और इस पूरे चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जहां से हमेशा हर साल क्वेश्चन माय डियर आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कूलम्स लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का माय डियर नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए इसको। जो वीबीआई बोलते हैं ना, बीबीआई नहीं, बहुत ज़्यादा वीबीआई। यहाँ से देखिए, पिछले साल क्वेश्चन आया, इस साल नहीं आएगा ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसा भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है कूलम्स लॉ से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। कूलम्स लॉ, सबसे पहले कूलम्ब की बात करते हैं तो इसमें एजम्पशन की बात करते हैं। एजम्पशन, एजम्पशन मतलब मान्यताएं। कुछ चीज़ें देखिए, कोई भी साइंटिस्ट ने कोई भी बात अपनी बोली है ना, साइंस की ऐसे ही, फिजिक्स के ऐसे ही रूल्स हैं कि अगर कुछ भी लॉ है ना तो कुछ मान्यताओं पे टिकी हुई है। माना की एक शब्द है ना, मैथ में पढ़ते हो माना की, माना की, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हर जगह माना की, माना की। ये जो माना की है ना, लेट, इसी पे टिका हुआ है फिजिक्स और साइंस। हर जगह मान लिया है कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा तो हमारा ये नियम सही है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा नियम गलत है। आप किसी को भी गलत साबित कर सकते हैं। अगर आप में इतनी पोटेंशियल है तो कल को कूलम्स लॉ को गलत साबित कर सकते हैं, आइंस्टीन को गलत साबित करते हैं, किसी को भी आप गलत साबित कर सकते हैं, बशर्ते उनके एजम्पशन जो हैं उनको आप गलत कर दीजिए, उनको गलत आप साबित कर देंगे। पर नॉर्मली जो है आज के समय में कर पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। पर देखिए, चलिए पढ़ते हैं कूलम्स का नियम। इसमें एजम्पशन क्या है, या इसी एजम्पशन को लिमिटेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसी एजम्पशन को यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन के रूप में, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या लिमिटेशन होती है। कूलम्ब के नियम का लिमिटेशन लिखिए, लिमिट लगा दिया, क्या लिमिट लगा दिया, वही तो एजम्पशन मान लिया भाई कि क्या मान रहा है, जरा जान रहा हूँ क्या मान रहा है। दो बातें मान रहा है माय डियर, दो बातें एजम्पशन में लिख देनी है। पहली बात कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज। पहली बात होगी कि जो चार्ज होगी वो कैसी होगी, पॉइंट चार्ज होगी। यानी कि चार्ज को हम एक पॉइंट मानेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे चार्ज को। बोला पॉइंट चार्ज, क्या अर्थ है इसका। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्ज का साइज है वो साइज बहुत कम हो दोनों चार्जों के बीच की दूरी के। थोड़ा और इसको समझाते हैं एक मिनट में, पहले दूसरा नंबर लिख लिए। इट इज वैलिड ओनली फॉर टू चार्जेज, यानी कि हिंदी में कि आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, या आवेश को बिंदुवत आवेश माना जाता है। हिंदी में लिख लेंगे क्या, जो आवेश होता है उसको
बिंदु आवेश माना जाता है। आवेश को कैसा मानेंगे? बिंदु आवेश मानेंगे। और यह सिर्फ दो बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। दो बिंदु आवेशों के लिए क्या है? मान्य है। थोड़ी सी हिंदी लिखने में क्या होती है ना, इधर उधर हो जाता है, तो आप जो है राइटिंग थोड़ा समझ जाएंगे। सिर्फ दो बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, यानी कि चार्ज जो होना चाहिए वो पॉइंट के आकार का होना चाहिए, और ये सिर्फ दो ही आवेश के लिए ये नियम वैलिड है। कूलम्ब का नियम किसके लिए है? सिर्फ दो आवेशों के बीच की बात करता है। दो से ज़्यादा होगा तो वहाँ के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अगला लेक्चर है हम लोग का थर्ड लेक्चर, उसमें पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उस पर चर्चा करेंगे। जब दो से ज़्यादा चार्ज हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक, इसमें आप ये कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। इसमें जितना बातें लिखाऊंगा सब आप कॉपी में लिखिए और जरूर पढ़ेंगे कूलम्ब्स के नियम में। ठीक, तो बोला ये बिंदु आवेश का क्या कंसेप्ट था सर? बिंदु आवेश का मतलब ये था कि जो आवेश का आकार है, साइज है, चार्ज का जो साइज होता है वो दो चार्जों के बीच की दूरी की तुलना में काफ़ी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बोला आवेश वगैरह का कोई साइज थोड़ी ना होता है, पहली बात दिमाग में बैठाइए। आवेश तो गुण है, बात किसकी होती है एक्चुअल में? इलेक्ट्रॉन की होती है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन का खेला है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम लोग चार्ज 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 हर जगह माय डियर रटते हैं। तो कहने के लिए सारी चीज़ें चार्ज में चलेगी, एक्चुअल में कौन चल रहा होगा? सारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। ठीक, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नियम को जानते हैं। ठीक है, कूलम्ब के नियम। स्टेटमेंट लिखेंगे माय डियर, स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, क्या कहा है। तो क्या कहा है, फोटो बना लीजिएगा, फोटो बना लीजिएगा। Q1 Q2 बीच की दूरी R, ये फोटो बना लीजिएगा। दो आवेश है Q1 Q2 और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है? R है। A पर रखा है Q1 आवेश और B पर रखा है Q2 आवेश। ये फोटो बना लीजिएगा और स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दी इलेक्ट्रिक फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ब्रैकेट में लिखेंगे अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ऐसे लिखिए अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point charge is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance बिटवीन देम। तो माय डियर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट इस चीज़ को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो पॉज करके, बार बार बोलता हूँ इसे लिख लेंगे। कूलम्ब्स ने कहा द इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, बिटवीन, ये बी और स्लैश देकर डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब बिटवीन, और ए और स्लैश देकर सी लिखा है मतलब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्ज is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, between दोनों चार्जों के बीच। ठीक है, इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले से उतार लेंगे, फिर अब हिंदी में लिख रहा हूँ मैं इसे।
हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे फटाफट। कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट है किसका? कूलम्ब्स का। इस कूलम्ब के नियम को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे माय डियर नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास के लिए जस्ट अब आपको मैंने ये स्टेटमेंट बताया कि इन्होंने क्या कहा था, एक तरह से इंट्रो हो गया कूलम्ब का। लेकिन कूलम्ब्स का जो फॉर्मूला है वो वीडियो बहुत लंबा न हो जाए, इसीलिए जो है हम लोग इसके कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जितनी माय डियर लंबी होती है ना, उसको अपलोडिंग में थोड़ी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग कूलम्ब्स के नियम को कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको करना यही है कि आप अपने कॉपी में सारी चीज़ें लिखें और अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ को, इस वीडियो को फैलाइए माय डियर। जितना ज़्यादा हो सके अपने सब्सक्राइबर, अपने, ये देखिए मेरा काम है जस्ट पढ़ाना, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरा काम है जस्ट पढ़ाना। मुझे जितना आता है मैं आपको सब दे दूँगा। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है माय डियर। आपने खड़ा किया है, आपने बनाया है, ठीक? तो आपका काम है इस चैनल को बड़ा बनाना और मेरा काम है आपको पढ़ाना। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा, 100% से ज़्यादा करूंगा काम। आपको भी करना है, आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के साथ साथ इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है। तो चलिए मिलते हैं कल।